अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की तेज रफ्तार जारी है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार जारी है, वहां 9,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, त्रिपुरा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक क्या चीजें खुलेंगी, 1 अगस्त से क्या बंद रहेगी, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो मेट्रो ट्रेन सेवाएं हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान है, ये सब बंद रहेंगे और इसके साथ ही जो बड़े आयोजन हैं उन पर भी पाबंदी जारी रहेगी। जो खुलने की बात है उसमें एक जो नई चीज है वो ये है कि 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान वगैरह खुल सकेंगे। विस्तृत जानकारी आपको देंगे इसके बारे में। लेकिन एक राहत भरा आंकड़ा आपको दे दें कि हम रोज सुनते हैं कि इतने वायरस के जो मामले नए सामने आए हैं, लेकिन राहत भरी बात यह है कि अब तक अगर हम देखें अनलॉक 2 का आज 29वां दिन है, तो अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर यानी कोरोना वायरस को हराकर अपने घर जा चुके हैं। भारत में स्वस्थ होने की दर 64% के पार चली गई है। इसके अलावा आज भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये नाम बदलना ही काफी नहीं है, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है समय के हिसाब से। और खासतौर पर बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ देते थे, वो वापस सिस्टम में कैसे लौट सके, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो सके, हर प्रकार की शिक्षा और उन जैसा वो चाहते हैं, उनका जिस चीज में मन है उस तरह की शिक्षा उनको मिल सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, नई शिक्षा नीति में क्या बड़े बदलाव हैं, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे अब दे दी है चेतावनी देश के दुश्मनों को, जब राफेल विमान ने देश की सरजमी पर रखा है कदम, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। सुशांत केस में क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अनलॉक 3 की गाइडलाइन से। सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि मंत्रालय के अनुसार रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी यानी रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा लिया गया है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे। इनके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाज़त होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी, जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था,
इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनीता करवल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रस्तुति दी, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर यानी एकल नियामक रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन दर पहुंचाने का लक्ष्य है। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था को लागू किया गया है। खरे ने बताया कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। वहीं जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में MA और डिग्री प्रोग्राम के बाद MPhil करने से छूट की भी एक व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, शिक्षा में कुल GDP का अभी करीब 4.43% खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% करने का लक्ष्य है और केंद्र एवं राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई-कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना होगी, जिससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा यानी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया पाठ्यचर्या आएगा। इस प्रकार से शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसमें भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की नई नीति में पहल की गई है। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में हो। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोष की बात कही गई है। करवल ने कहा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा, ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी परिवार या राष्ट्र की आधारशिला होती है। नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों के 2.25 लाख सुझाव आए और जो सुझाव आए हमने उनका व्यापक विश्लेषण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था, जब निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसमें 1992 में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया। इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था जब मंत्री स्मृति ईरानी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि 5 राफेल विमानों के आगमन से भारतीय वायुसेना देश के सामने आने वाली किसी भी चुनौती को दृढ़ता से विफल करने के लिए तैयार रहेगी। साथ ही अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखने वालों को इसकी नई क्षमता से चिंतित होना चाहिए। राजनाथ सिंह के इस बयान को चीन के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसके साथ भारत का पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है।
चीन ने अपने क्षेत्र में मुख्य अड्डों के आसपास अचानक लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई उपकरणों की तैनाती बढ़ा दी थी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि राफेल विमानों के भारत आगमन के साथ ही भारतीय सैन्य इतिहास का नया युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे वायुसेना को देश के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का दृढ़ता से विफल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा जो हमारी अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखते हैं उन्हें भारतीय वायुसेना की इस नई क्षमता से चिंतित होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान से खबर यह है कि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट ने सिफारिश की थी कि 14 अगस्त को सत्र बुलाया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि जो सत्र बुलाने की बात कह रही है राज्य सरकार, तो 21 दिन का नोटिस देना चाहिए, तब सत्र बुलाना चाहिए। तो कैबिनेट ने एक दोबारा से सिफारिश की थी और बताया जा रहा है कि चौथी या पांचवी सिफारिश थी, जिसके बाद राज्यपाल ने अब सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। देखना होगा कि अब 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में क्या होता है। इसके अलावा बात करें सुशांत सिंह केस की, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया एक बड़ा बयान। क्या सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा? सुनिए गृह मंत्री महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं। वैसे आज की हमारी दूसरी बैठक थी, लेकिन मैं गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता।